दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बेरहम शिकारी क्रोकोडाइल। ये वो जानवर है जो डायनासोर के जमाने से इस जमीन पर जिंदा है और आज भी ये सबसे डेंजरस किलर्स में से एक है। लेकिन अब ये सिर्फ जंगल का बादशाह नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। दुनिया भर के हाई एंड रेस्टोरेंट्स में इसका मांस एक रेयर डेलिकेसी के तौर पर सर्व किया जाता है। जो क्रोकोडाइल कभी मौत की निशानी था, आज वो लग्जरी फैशन का क्रोन ज्वेल्स बन चुका है। हर साल मिलियंस ऑफ क्रोकोडाइल्स फार्म किए जाते हैं और सिर्फ उनकी स्किन की वैल्यू $10 बिलियन से भी ज्यादा है। हर्मेस, लुई विटॉन, प्रादा जैसे ब्रांड्स के लिए ये लेदर नहीं बल्कि लिक्विड गोल्ड है। लेकिन सवाल ये है, ऐसे डेडली प्रेडेटर्स को इंडस्ट्रियल स्केल पर आखिर पाला कैसे जाता है, वो भी हजारों की तादाद में, जहां एक छोटी सी गलती जान भी ले सकती है और लाखों डॉलर का नुकसान भी कर सकती है। एग्स को एक एग्रेसिव मदर से चुराना, उन्हें हाईटेक इंक्यूबेटर्स में पालना और फिर इन मॉन्स्टर्स की स्किन को परफेक्ट बनाने के लिए कंट्रोल्ड फीडिंग का इस्तेमाल करना, ये फार्मिंग नहीं बल्कि एक एक्सट्रीम सर्वाइवल बिजनेस है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही डार्क और बेहद रिस्की रियलिटी छुपी है। आज हम आपको ले चलेंगे स्वॉम्प्स की गहराइयों से निकलकर क्रोकोडाइल मेगा फार्म्स के अंदर, जहां टेक्नोलॉजी नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और जहां एक प्री हिस्टोरिक बीस्ट $1 मिलियन लग्जरी प्रोडक्ट में बदल जाता है। जब हम क्रोकोडाइल फार्म का नाम सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में एक छोटा सा तालाब या जू जैसी जगह आती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी और हैरान कर देने वाली है। चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में फैले ये मेगा फार्म्स किसी आम फार्म की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री जैसे होते हैं। यहाँ क्रोकोडाइल्स की संख्या दर्जनों या सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में होती है। ये कोई साधारण सेटअप नहीं, बल्कि एक हाईली कंट्रोल्ड मॉडर्न इकोसिस्टम है, जहां नेचर को टेक्नोलॉजी के जरिए मैनेज किया जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जो 1 लाख वर्ग मीटर से भी ज्यादा फैली हो, जहां नजर जहां तक जाए सिर्फ कंक्रीट के बड़े पेन्स और आर्टिफिशियल पॉन्ड्स दिखाई दें। यहां हर क्रोकोडाइल को उसकी उम्र, साइज और हेल्थ के हिसाब से अलग सेक्शंस में रखा जाता है, ताकि उसकी ग्रोथ को बारीकी से मॉनिटर किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े स्केल पर यह सब क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब छुपा है लग्जरी फैशन की उस दुनिया में, जहां हेरमेस और लुई विटॉन जैसे ब्रांड्स राज करते हैं। इन लग्जरी जायंट्स ने साउथ ईस्ट एशिया के लगभग 80% फार्म्स पर चुपचाप अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। इनका मकसद सिर्फ लेदर खरीदना नहीं, बल्कि ब्रीडिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक हर स्टेप को खुद मॉनिटर करना है, क्योंकि उनके लिए क्वालिटी ही सब कुछ है। उन्हें ऐसी स्किन चाहिए जिस पर एक मामूली स्क्रैच भी ना हो। इसीलिए इन फार्म्स में ज्यादातर साइमीज क्रोकोडाइल्स पाले जाते हैं। ये स्पीसीज अपनी फ्लॉलेस स्किन और नेचुरल शीन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इन फार्म्स में पानी का टेम्परेचर और उसकी सफाई तक कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल होती है, क्योंकि अगर एक भी बीमारी फैल जाए तो लाखों डॉलर का नुकसान कुछ ही पलों में हो सकता है। ये क्रोकोडाइल्स देखने में शांत लगते हैं, लेकिन इनका वाइल्ड इंस्टिंक्ट हमेशा एक्टिव रहता है। इसीलिए यहाँ काम करने वाले वर्कर्स हर पल अपनी जान खतरे में डालकर काम करते हैं। इतने बड़े स्केल पर इन मॉन्स्टर्स को हैंडल करना सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि एक लगातार सर्वाइवल बैटल है। दुनिया के सबसे खतरनाक और बेरहम शिकारी की जिंदगी का आगाज किसी एक्शन सीन से नहीं होता, बल्कि एक छोटे से नाजुक सफेद अंडे से होता है। ये क्रोकोडाइल ब्रीडिंग का वो चरण है जहां एक शांत फार्म अचानक एक बैटलफील्ड में बदल जाता है। हर साल जून के महीने में इन मेगा फार्म्स में फीमेल क्रोकोडाइल्स के लिए एक खास सेमी वाइल्ड एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। तालाबों के किनारों पर नरम रेत की तह बिछाई जाती है ताकि मदर क्रोकोडाइल आसानी से अपना नेस्ट बना सके। जब वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है तो जमीन में 1 से 2 फीट गहरा गड्ढा खोदकर
उसमें 20 से 80 तक एग्स देती है। लेकिन असली खतरा यहीं से शुरू होता है। जंगल में सिर्फ 50% अंडे ही बच पाते हैं। इसीलिए फार्म्स में इन एग्स को कलेक्ट करके ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है। मगर एक एग्रेसिव मदर के सामने से उसके अंडे चुराना मौत को दावत देने के बराबर है। इस काम के लिए एक्सट्रीम स्किल की जरूरत होती है। एक वर्कर लंबे पोल के जरिए मादा का ध्यान भटकाता है, जबकि दूसरा बिजली जैसी तेजी से अंडे निकालता है। यहां एक पल की गलती आपको सीधे उसके जबड़ों के सामने ला सकती है। अंडे निकालते ही उन पर तुरंत एक मार्क लगाया जाता है ताकि उनकी ओरिजिनल पोजीशन बनी रहे। अगर अंडा जरा सा भी रोटेट हो जाए तो अंदर मौजूद एम्ब्रियो तुरंत खत्म हो सकता है। इसके बाद ये अंडे मॉडर्न इंक्यूबेशन सिस्टम्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जहां ह्यूमिडिटी को 90 से 95% तक कंट्रोल किया जाता है। लेकिन यहां एक हैरान कर देने वाला सीक्रेट छुपा है। मगरमच्छ का जेंडर डीएनए नहीं, बल्कि टेम्परेचर तय करता है। अगर तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रखा जाए तो ज्यादातर मेलस पैदा होते हैं। लग्जरी इंडस्ट्री को ज्यादातर मेलस ही चाहिए होते हैं, क्योंकि उनकी बेली ज्यादा सपाट होती है और उनकी स्किन पर निशान कम होते हैं। करीब 80 दिन बाद अंडों के अंदर से हल्की सी चर्पिंग साउंड सुनाई देने लगती हैं। ये छोटे शिकारियों के आने का संकेत है। पैदा होते ही उनकी खुराक का खास ख्याल रखा जाता है और उन्हें फाइनली चॉप्ड चिकन दिया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ तेज हो और स्किन मुलायम रहे। एक औसत फार्म सालाना 4000 से ज्यादा अंडे हैंडल करता है। करीब 2 साल की सख्त मेहनत और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के बाद ये छोटे जीव ऐसे मॉन्स्टर्स बन जाते हैं जिनकी स्किन की कीमत लाखों डॉलर्स तक पहुंच जाती है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि स्किल और हिम्मत का वो इम्तिहान है जहां हर कदम पर इंसानी जान भी खतरे में होती है और लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी। मगरमच्छ की जिंदगी के पहले 2 से 3 साल बेहद तेज और इंटेंस होते हैं। इसी छोटे से दौर में ये छोटे शिकारी 1 से 2 मीटर तक लंबे हो जाते हैं और टेक्निकली मैच्योर माने जाने लगते हैं। जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता है, वैसे वैसे इनकी डाइट भी बदल जाती है। शुरू में कीमा खाने वाले ये बच्चे अब पूरा चिकन, बड़ी मछलियां और फ्रेश मीट खाने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि बड़े मगरमच्छों को रोज खाना नहीं दिया जाता। इनका डाइजेशन सिस्टम काफी स्लो होता है। इसीलिए मेगा फार्म्स में इनका एक स्ट्रिक्ट फीडिंग स्केड्यूल होता है, जिसके तहत इन्हें हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही फीड किया जाता है।
यहां सबसे बड़ा चैलेंज वेट कंट्रोल है। एक सुनहरा नियम यह है कि इनका खाना इनके शरीर के वजन के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मगरमच्छ ज्यादा भारी हो जाए तो उसकी स्किन स्ट्रेच हो जाती है और लेदर की क्वालिटी गिर जाती है। जब ये शिकारी अपने आइडियल हार्वेस्ट साइज तक पहुंच जाते हैं तो एक नया और खतरनाक चरण शुरू होता है। इतने बड़े जानवरों को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं, इसीलिए यहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। वर्कर्स लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि मगरमच्छ को अस्थायी तौर पर स्टन किया जा सके। इसका मकसद सिर्फ सेफ्टी नहीं, बल्कि यह भी है कि जानवर तड़पे या स्ट्रगल न करे, क्योंकि अगर वो किसी चीज से टकरा जाए तो उसकी कीमती स्किन पर निशान आ सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है सबसे नाजुक और कीमती काम, यानी स्किनिंग। ज्यादातर फार्म्स बेली कट मेथड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मगरमच्छ का पेट ही वो हिस्सा है जिसका लेदर लग्जरी ब्रांड्स के लिए लिक्विड गोल्ड माना जाता है। सर्जिकल स्किल के साथ स्किन को मांस से अलग किया जाता है। यहाँ एक छोटी सी खरोंच भी लेदर की कीमत हजारों डॉलर्स से गिराकर कुछ $100 तक ला सकती है। स्किन अलग होने के बाद बाकी मांस को फूड इंडस्ट्री के लिए भेज दिया जाता है, जहां टेल मीट को सबसे ज्यादा प्रीमियम माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि हाई फैशन की यही डिमांड किसी हद तक इन मगरमच्छों को इलीगल हंटिंग से भी बचा रही है और उनकी आबादी बढ़ाने का कारण बन रही है। एक हाई क्वालिटी क्रोकोडाइल हाइड, यानी इस शिकारी की स्किन, फार्म पर ही लगभग $1000 में बिकती है। सुनने में ये रकम बड़ी लगती है, लेकिन हकीकत में ये अरबों डॉलर की इंडस्ट्री का सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जब यही लेदर दुनिया के बड़े ब्रांड्स जैसे हर्मेस और लुई विटॉन तक पहुंचती है तो इसकी कीमत सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। शंघाई के किसी लग्जरी स्टोर में एक आम सा दिखने वाले बैग की कीमत $40,000 से शुरू होती है, और अगर बात हो हिमालय बिर्किन की तो इसकी वैल्यू $2,20,000 यानी कई करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। लेकिन सवाल यह है कि एक जानवर की स्किन इतनी कीमती कैसे बन जाती है? इसके पीछे छुपी है महीनों की टेक्निकल स्किल और एक्सट्रीम प्रिसीजन। मगरमच्छ की मौत के तुरंत बाद उसकी स्किन पर नमक की मोटी परत लगाई जाती है ताकि डीकॉम्पोजिशन को रोका जा सके। इसके बाद इन स्किन्स को मैसिव ड्रम टम्बलर्स में डाला जाता है, जहां खास केमिकल सॉल्यूशंस एक साथ कई कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। ये केमिकल्स न सिर्फ लेदर को हैरान कर देने वाली तरह से नरम और फ्लेक्सिबल बनाते हैं, बल्कि स्किन के नीचे मौजूद फैट लेयर, खून और हर तरह की गंदगी को भी पूरी तरह खत्म कर देते हैं। यही वो स्टेज है जो लेदर की ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी तय करती है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो लेदर समय के साथ सख्त होकर फट सकता है। अगर ब्रांड्स को लाइट या ट्रेंडी कलर्स चाहिए हों तो पहले इस लेदर को ब्लीच किया जाता है। स्किन्स को घंटों ऐसे सॉल्यूशन में भिगोकर रखा जाता है जो उनका नेचुरल कलर पूरी तरह खत्म कर देता है, यहां तक कि ये स्किन्स बिल्कुल स्नो व्हाइट हो जाती हैं। लेकिन याद रहे, ये प्रोसेस जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। ब्लीचिंग के दौरान टेम्परेचर या केमिकल की मामूली सी ज्यादा मात्रा भी पूरे लेदर को जला सकती है, जिससे लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कुछ ही सेकंड्स में जीरो हो जाती है। एक बार जब लेदर साफ और सफेद हो जाए
तो उसे थिनिंग स्टेज से गुजारा जाता है, जहां मॉडर्न मशीन्स इसे 0.8 से 1.2 मिलीमीटर तक की एक समान मोटाई देती हैं। आखिर में हाई प्रेशर हीट प्रेसिंग और पॉलिशिंग के जरिए उस पर वो मिरर लाइक शाइन लाई जाती है, जो महंगे शोरूम्स में लाइट्स के नीचे चमकते हुए हर किसी का ध्यान खींच लेती है। लेकिन सिर्फ मशीन्स काफी नहीं होती, असली कमाल ह्यूमन स्किल का है। यहीं से शुरू होता है आर्टिजन्स का वो जादू, जिसकी कीमत दुनिया के सबसे अमीर लोग खुशी खुशी चुकाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन ब्रांड्स के लिए काम करने वाले कारीगरों को सालों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, तब जाकर उन्हें इस कीमती लेदर को छूने की इजाजत मिलती है। हर बैग पूरी तरह हैंडमेड होता है। एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन कस्टम टेम्पलेट्स के जरिए हर पीस को मिलीमीटर की प्रिसीजन से काटते हैं। एक एक स्टिच को सैडल स्टिचिंग के पारंपरिक तरीके से इतनी बारीकी से लगाया जाता है कि जोड़ लगभग गायब हो जाते हैं, और सिलाई इतनी मजबूत होती है कि ये बैग्स पीढ़ियों तक खराब नहीं होते। सिर्फ सिलाई ही नहीं, बल्कि लेदर के किनारों को स्मूथ करने के लिए स्पेशल बोन फोल्डर्स और रबर मैलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि टेक्सचर पर कोई बुरा असर ना पड़े। एक सिंगल क्रोकोडाइल बैग को फाइनल शेप देने में 7 से 10 घंटे की लगातार मेहनत लगती है, और अगर एक स्टिच भी जरा सा गलत हो जाए तो वो पूरा बैग रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इन ब्रांड्स के लिए परफेक्शन से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सिर्फ स्किन ही नहीं, इसका मीट भी एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। खास तौर पर टेल मीट दुनिया के टॉप रेस्टोरेंट्स में एक रेयर डेलिकेसी के तौर पर सर्व किया जाता है। हकीकत यह है कि इन मेगा फार्म्स की वजह से जंगलों में इल्लीगल हंटिंग काफी हद तक कम हो चुकी है। इन फार्म्स ने न सिर्फ इस प्राचीन स्पीसीज को बचाया है, बल्कि इसे एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में बदल दिया है। यही वो दुनिया है जहां एक प्री हिस्टोरिक प्रेडेटर लिक्विड गोल्ड में बदल जाता है, जहां मौत, स्किल और प्रॉफिट एक ही कहानी के 3 पहलू हैं। आज ये फार्म्स हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और वाइल्ड लाइफ के संरक्षण में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। नेचर की वो खतरनाक ताकत और इंसान की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ये अनोखा मेल इस प्राचीन शिकारी को हमेशा के लिए दुनिया की सबसे रेयर और महंगी लग्जरी में बदल चुका है। ये दुनिया है मौत और प्रॉफिट के बीच एक पतली रेखा की, जहां मगरमच्छ के शरीर पर मौजूद हर नेचुरल निशान की कीमत हजारों डॉलर्स में होती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ फैशन और लग्जरी के लिए इन खतरनाक शिकारियों को इस तरह इंडस्ट्रियल स्केल पर पालना सही है, या फिर ये जानवर जंगलों में ही आजाद बेहतर लगते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपका जवाब इस बहस को एक नया मोड़ दे सकता है। उम्मीद है क्रोकोडाइल फार्मिंग का ये हैरान कर देने वाला सफर आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी और रियल डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।